सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग जानते हैं हमने एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है यूपी टेट के लिए। ऑलरेडी मैं 5-6 क्लासेस की करा चुका हूं। एक नया अध्याय फिर से हम यहां पर आपको पढ़ाने आए हैं। ये इस बार पेपर होगा 2022 का, जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था। ठीक है, इससे पहले भी कोई, अब इसके बाद कोई पेपर नहीं हुआ, तो अब देखते हैं हम। आपको पता ही है एग्जाम 2, 3, 4, 5 में आपके एग्जाम्स है। और अभी मैं इसके लिए आपको 2-3 वीडियो लेकर के और आने वाला हूँ, जो बहुत बड़ी वीडियो, लॉन्ग वीडियोस होंगी, जिसमें ऑलमोस्ट आपके सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। और यहाँ पर जो मैं कवर करा रहा हूँ दैट विल बी द इंग्लिश लैंग्वेज। मैं इंग्लिश लैंग्वेज आपको कवर करा रहा हूँ। और इंग्लिश लैंग्वेज आपके पेपर में 61 से लेकर 90 जो नंबरिंग है क्वेश्चन वहाँ तक आता है, और वहीं से मैं आपको सीरीज लेकर के आया हूँ। ठीक है, टाइम ज़्यादा खराब नहीं करना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 8-10 प्रैक्टिस सेट आप ठीक से बना लेंगे तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका यूपी टेट का एग्जाम नहीं निकलेगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं एग्जाम्स आपके सर पे रखे हुए मीन्स वैकेंसीज आने में है। 60,000 वैकेंसीज नियर अबाउट आएंगी इस बार प्राइमरी में। और इसके अलावा 23-24,000 वैकेंसीज आपकी आएंगी टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, तो टाइम खराब मत करिए, वैकेंसीज के लिए एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार्ट कराता हूँ प्रैक्टिस सेट कराना। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई देगा 61 क्वेश्चन आपके पेपर में, बिल्कुल यही सीरीज आपको दिखाई देगी 61 से लेकर 90 तक। तो मैं बिल्कुल वैसे ही आपको रखता हूँ। मैं इसीलिए कभी भी ये नहीं करता कि इसको पहले से स्टार्ट करो, नहीं, आपको दिखेगा वहां पर 61 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्यूलर। ठीक है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो इनमें से प्यूलर है, जो इनमें से प्यूलर है। ठीक है, तो ये जो डॉग है ये तो आपका क्या है, ये तो आपका सिंगुलर है। ठीक है, राइट, तो ये तो होगा नहीं। गोट, गोट भी आपका सिंगुलर है, आपको पता होगा, क्योंकि देखो डॉग का प्यूलर क्या होता है, डॉग्स होता है। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि इसका प्यूलर भी क्या होता है, इसका प्यूलर होता है गोट्स। ठीक है, फॉक्स भी आपका सिंगुलर है, तो बचा कौन, माइस। माइस आपका प्यूलर है, तो यही राइट आंसर है, बिकॉज इसका सिंगुलर होता है MOUSE, माउस। ठीक है, इसका प्यूलर क्या होता है, माउस होता है। कैसे, देखिए जैसे वर्ड होता है ना कि लाउज, ठीक है ना, माउस। ठीक है, तो इन सब का लाउज, माउस, OUSE, इन सब का आपको जब भी आपको प्यूलर बनाना होगा, इस पैटर्न का प्यूलर हमेशा बनेगा MICE, सॉरी LICE, MICE। तो ये जो होता है आपका OUSE को कन्वर्ट करना ICE में, ये पैटर्न फिक्स है आपका। कहीं भी कभी भी पूछा जाए, आप इसी पैटर्न को सिंगुलर से प्यूलर की तरफ बनाएंगे। ठीक है, और प्यूलर से सिंगुलर की तरफ भी सही बनाएंगे। ठीक है, तो ये माइस आपका, माउस किसे बोलते हैं हम, रैट। ठीक है ना, चूहे को कहते हैं। ठीक है, उसी के लिए यूज किया जाता है ये, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज आर रिगार्डेड एज सिंगुलर। इनमें से कौन सी वर्ब ऐसी है जो सिंगुलर वर्ब के लिए यूज होती है। ठीक है, रिगार्डेड एज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जो डॉग्स है ये तो आपका प्यूलर है, ये तो बेटा आपका प्यूलर है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, कैट्स भी प्यूलर है, ये भी नहीं होगा। कार्स भी प्यूलर है, ये भी नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स बचा, क्या बचा आपका, मैथमेटिक्स। ठीक है, जो आपके ये आपके ना स्ट्रीम जो होती है आपकी, ये सब की सब सिंगुलर होती है। जैसे आपका मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, सिविक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ। देखो इनके बाद में, सबके बाद में एस लग रहा है, मगर इसके बावजूद भी क्या है, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये असल में क्या है ना, स्पेलिंग का कमाल है। स्पेलिंग का जो लास्ट होता है वो एस के साथ में होता है, तो इट डजंट मीन जिस स्पेलिंग में लास्ट में एस लगा हुआ है वो सिंगुलर या प्लूरल, ऐसा कुछ नहीं समझना। फिर उसका नाम है अपना। अब जैसे मान लीजिए एक नाम है किसी का विकास, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि ये प्लूरल होगा विकास, नहीं, ये इसका स्पेलिंग है। स्पेलिंग में लास्ट में क्या है, ऐसा है, तो ऐसा आता है, तो बेटा ये इसका स्पेलिंग है। तो इसका सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना, ये सिंगुलर, ये सब्जेक्ट, नेम ऑफ द सब्जेक्ट है, तो ये इसका आंसर था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है ऐसी जबरदस्ती में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव। ठीक है, इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा जो एक्टिव फॉर्म में है, कि कौन सा, एक्टिव और पैसिव का फॉर्मूला आप जानते होंगे। एक्टिव का मतलब होता है
कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पैसिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बी प्लस थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन एंड एजेंट, एजेंट आता है फिर, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद में। तो देखिए इसमें से कह रहा है इनमें से कौन सा एक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना। तो ये क्या वाज, वाज के बाद में कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म। वाज किसकी तरह काम करता है, बी की तरह। तो ये तो आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। जिसमें भी बी प्लस थर्ड फॉर्म है वो आपका पैसिव वॉइस है, उसे काट देंगे। तो ये तो बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, ये भी कट गया। माई हाउस वाज बोट, ये भी आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। आई रिक्वेस्ट हिम टू कम हिम, तो ये आपका क्या एक्टिव है। देखो वाज हिट, हिट की थर्ड फॉर्म हिट ही होती है, हिट की फर्स्ट फॉर्म, हिट की सेकंड फॉर्म, हिट की थर्ड फॉर्म, इनकी सबकी थर्ड फॉर्म यही होती है सेम। हिट, कट, सट, पुट, लेट, ये जो ऐसे वर्ड होते हैं ना, इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सब सेम होती है, ठीक है। इन सब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही होती है, तो हिट की थर्ड फॉर्म भी हिट ही होती है। तो यही आपका ये सी ऑप्शन आपका, ठीक है, बिकॉज ये सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये इसका सही ऑप्शन है, एक्टिव फॉर्म में, राइट। जिस समय मैं टीचिंग कर रहा हूं उस समय कमेंट मत करिए, उस समय आप लोग बस ध्यान रखिए कि मैं हाई क्वालिटी कंटेंट टीच करता हूं, और उस कंटेंट को आप एक एक क्वेश्चन आपका दमदार होता है, और मेरा एक्सप्लेनेशन जो होता है वो आपको 10 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तैयार रहता है। तो प्लीज़ मेरी एक्सप्लेनेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातें कम करिए। उस समय आप विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, इनमें से ऐसा सेंटेंस कौन सा है जो पैसिव वॉइस में। मैंने आपको बताया था जो एक्टिव होता है वो आपका ऐसे होता है, सब्जेक्ट अभी पीछे बताया था ना, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका एक्टिव। और पैसिव का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म एंड उसके बाद में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन के बाद में एजेंट, आप एजेंट बोल सकते हैं इसको, या इसको बोल सकते हैं आप इसको ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट ही ये वाला सब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, एजेंट के रूप में आता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए पैसिव वॉइस में कौन सा है, ठीक है ना। प्लीज माइंड योर बिजनेस, ये तो एक्टिव वॉइस है, माइंड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। चलिए आई केप्ट क्वेट, ही थ्रो आउट द मीन्स, ये भी नहीं है, ठीक है। ही वाज असिस्टेड, वाज मतलब थर्ड फॉर्म, वो सॉरी क्या है ये, बी, और बी के बाद में कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है। मैंने बोला था कि बी के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, बस इतना ही देखना है, वहीं पैसिव वॉइस हो जाएगा। दे केम लेट, ये भी नहीं है, तो बचा कौन आपका ऑप्शन, ये, ठीक है, ये ऑप्शन बचा आपका। जहां पर आपने देखा बी प्लस थर्ड फॉर्म है, ये रहा आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म। बाई, बाई के बाद कौन आ रहा है, ये आपका एजेंट होता है, यानी एजेंट मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, इसी के द्वारा काम किया जाता है। ये इसमें कौन होता है, डूवर होता है। डूवर कौन होता है बेटा, काम करने वाला, इसमें ये डूवर होता है। और ही कौन होता है, ही मात्र सब्जेक्ट है, ये काम नहीं कर रहा है, इस पर काम हुआ है। ही वाज असिस्टेड, इसकी तो हेल्प हुई है, ठीक है। सब्जेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस इतने आसान नहीं होते जिन्हें हम लोग समझ लेते हैं, उनको पढ़ाने वाले बड़े बेवकूफ़ी से पढ़ा देते हैं कई बार, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मेरे सेशन देखना एक्टिव पैसिव वॉइस का, उसमें आप कितना भी टफ पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बना सकते हैं, ये नहीं कि हल्के फुल्के, ये तो सब बच्चों वाली चीजें है जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। दिस इज द मैन द पुलिस वाज सीकिंग इन द सेंटेंस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू द, ये जो दो दा लगे हुए हैं, ठीक है, इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। ये किस किस की बात कर रहा है, दैट इज द मैन द पुलिस, ये दोनों दा की बात कर रहा है। ये जो दोनों दा है, ये दा वर्ब है, कंजंक्शन है, ठीक है, नाउन है या डेफिनेट आर्टिकल है, क्या है ये डेफिनेट आर्टिकल। भाई वर्ब तो है नहीं है, ठीक है, कंजंक्शन भी नहीं है, कंजंक्शन होते भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, तो बचा कौन, ठीक है, ये हो गया अपना डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल भी बोल सकते थे आप, इनको डिटर्मिनर भी कह सकते थे,
ये डिटर्मिनर भी होते हैं। आप बोलेंगे सर डिटर्मिनर कैसे? अरे बेटा जो आर्टिकल होता है वो डिटर्मिनर का ही तो पार्ट होता है। आर्टिकल्स आप जब डिटर्मिनर पढ़ेंगे तो उसको आर्टिकल आर्टिकल जो डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे ना, आर्टिकल उसी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आर्टिकल को अलग से हिस्सा नहीं होता, आर्टिकल जो होता है वो डिटर्मिनर के अंदर होता है। तो कुछ बार हम क्या करते हैं, तो आर्टिकल का यूजेस ज़्यादा होते हैं तो इसलिए आर्टिकल को हम थोड़ा सा अलग करके पढ़ा देते हैं, बट इट इज द पार्ट ऑफ डिटर्मिनर। ये डिटर्मिनर का एक छोटा सा पार्ट है मात्र, कुछ नहीं है इसके आगे। नेक्स्ट देखिए। हम्म, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66। These students are most disobedient. Point out the gender of the word students. अब हमें स्टूडेंट्स का जेंडर कंफर्म करना है। ये जेंडर आपने देखा होगा पिछले 3-4 जो प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी करा चुका हूं, हर के अंदर जेंडर आ रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, या तो आज शाम को मैं आपको जेंडर की पूरी लिस्ट यहाँ प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। इतने जेंडर्स की लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, अगर एक बार 2 बार उस पर निगाह भी मार के चले गए तब आपका एक नंबर उधर से पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इनमें हमें देखना है कि स्टूडेंट का जेंडर क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको कभी नाउन पढ़ाया हो तो मैंने उसमें एक लिस्ट बनवाई है, मैं बताता हूँ। टोटल इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं। तो सबसे पहला जो जेंडर होता है वो कौन सा जेंडर होता है? 4 जेंडर होते हैं टोटल, ठीक है। इंग्लिश के अंदर टोटल 4 जेंडर होते हैं। पहला जो जेंडर होता है दैट इज मस्कुलिन, ठीक है। जो सेकंड जेंडर होता है दैट इज फेमिनाइन, ठीक है। और जो थर्ड जेंडर होता है उसको बोलते हैं हम कॉमन जेंडर। और फोर्थ जेंडर होता है दैट इज न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। 4 जेंडर होते हैं टोटल। इन चारों जेंडर में देखिए, मस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है जो आपका मेल डोमिनेट करे, और इसका मतलब होता है जो फीमेल डोमिनेशन के लिए आए, ठीक है। और न्यूट्रल जेंडर होता है जो नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए आए, ठीक है। और कॉमन जेंडर वही जेंडर होता है जो आपका प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के लिए यूज किया जाए, ठीक है ना। अब देखो, हमें पता है जो आपके स्टूडेंट है, स्टूडेंट आपका कौन हो सकते हैं? हो सकता है वो लड़की हो सकता है वो लड़का हो, ठीक है। तो यही होता है आपका कॉमन जेंडर। मैंने बोला टीचर, टीचर हो सकता है आपका कॉमन, आपका मेल हो या फीमेल हो, बट इसको कॉमन जेंडर बोलते हैं हम, ठीक है। मैंने बोला एडवोकेट, मैंने बोला डायरेक्टर, मैंने बोला आपसे एडवोकेट, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब कैसे होते हैं? ये सब कॉमन जेंडर होते हैं। तो स्टूडेंट आपका कैसा जेंडर है? आपका कॉमन जेंडर है, राइट। याद रखिएगा, ये आपका कॉमन जेंडर है। जेंडर पर हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप इसको जेंडर को इतने हल्के में ले रहे हैं इसी वजह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, इन द सेंटेंस ही वाज गोइंग अलोन द रोड, पॉइंट आउट द टेंस, ठीक है। आपको सिर्फ टेंस बताना है, ठीक है। तो ये जो वाज प्लस गोइंग है, तो ये आपका क्या दिखा रहा है? ये आपका पास्ट। और देखो, आपको दिख रहा है आईएनजी लग रहा है, तो ये डेफिनेटली कॉन्टिन्यू सेंटेंस होगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगर इस वाच की जगह यहाँ पे इज एम आर होता तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जाता, तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस दिस वन इज, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। लैंग्वेज लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होती है? ठीक है, अगर आपने कभी इंग्लिश की पैडागोजी पढ़ी हो, ठीक है, तो वहां पर एक फॉर्मूला होता है LSRW, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका लिसनिंग, देन इसका स्पीकिंग, ठीक है ना, फिर इसके बाद में रीडिंग, फिर राइटिंग। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। दो ये आपके, ये दोनों जो होते हैं ये इंडक्टिव मेथड होते हैं, डिडक्टिव मेथड होते हैं, ठीक है ना। मीन्स या ये आपके डायरेक्ट मेथड होते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी भी भाषा को शुरू करेंगे एल से शुरू करेंगे। एल मतलब लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं। जब हम पैदा होते हैं ना, तो पैदा होने के बाद में जब बच्चे होते हैं 2-3 साल के, तो हम डायरेक्ट लिखना शुरू नहीं कर देते,
ठीक है, या डायरेक्ट हम क्या नहीं कर देते, बोलना शुरू नहीं कर देते। सबसे पहले हम सुनते हैं, मम्मी नहीं कहती बेटा बोल पापा, बेटा बोल भैया, बोल नमस्ते, इस तरह से जो वर्ड बोलते हैं, तो वो आपका लिसनिंग होता है। पहले सबसे पहले लिसनिंग होगा, फिर स्पीकिंग होगा। लिसनिंग के जब मम्मी बोलेगी बोल पापा, तो वो बोलता है पापा, उल्टा सीधा सा प्रोनाउंस करता है। फिर वो उसको स्कूल में ले जाया जाता है, उसको सिखाया जाता है ABCD, फिर वो क्या करता है आपका रीडिंग करता है। फिर उसको सिखाया जाता है कि हाउ टू राइट, राइट कैसे करते हैं। फिर उसको छोटे छोटे बच्चों को वो दिए जाते हैं लेटर्स, उसके ऊपर उसको स्केच करना होता है, उसको इसके ऊपर फिराना होता है। तो वो ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी भाषा को सीखने का, यही होता है LLSRW। तो दिस इज द फॉर्मेशन, ठीक है। इनमें से दो, ये डायरेक्ट मेथड और ये इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। जब मैं इंग्लिश की पैडागोजी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये समझाऊंगा। फिलहाल यूपी टेट में इंग्लिश का जो पैडागोजी है उसका काम है ही नहीं ऑलमोस्ट। अभी जब मैं सी टेट के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा या पढ़ाऊंगा तो उसमें आपकी इंग्लिश की पैडागोजी पूरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में देखें हम क्या बता रहे हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रिसाइटिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, ठीक है। क्लासरूम में जब भी पोएट्री पढ़ाई जाती है, क्लासरूम में पोएट्री जब भी पढ़ाई जाएगी उसका पर्पस क्या होता है, पोएट्री पढ़ाने का पर्पस क्या होता है। टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। पोएट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने के लिए हमें पोएट्री नहीं पढ़नी होती, फिर हमें उसका क्या पढ़ना होता है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेंगे, ठीक है, उसकी बायोग्राफी पढ़ लेंगे, ठीक है। टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, यही इसका सही ऑप्शन है कि हमें क्या करना होता है, एंजॉय करने के लिए और पोएम को अप्रिशिएट करने के लिए हम पढ़ते हैं इसको। टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट पोएम, नहीं, हम ओपिनियन कहाँ से देंगे अपनी, ठीक है, इतने बड़े हम नहीं हुए हैं। टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हिज हर वर्क, ठीक है, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है, उसके वर्क से अवेयर होने के लिए तो हम उसका बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मेमोर पढ़ सकते हैं उसका। तो ये हुआ आपका एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम। जब कभी भी क्वेश्चन पूछा है पोएट्री के लिए तो ऐसे ही आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यस्टरडे आई सा यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश हॉर्स, और सॉरी एलिफेंट है भैया, तो ठीक। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने एक यूरोपियन को देखा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप आर्टिकल फिट करेंगे तो जो ए होता है आपका, ए यूज होता है आपका कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपने लेटर देखा कि कॉन्सोनेंट लेटर है तो ए चिपका दिया या एन चिपका दिया, वोवल लेटर देखने के बाद। जब कभी भी आप आर्टिकल्स लगाएंगे ए और एन, ये हमेशा आप साउंड्स बेस लगाएंगे, आवाज देखेंगे क्या निकलना उसी बेस पे लगाएंगे। और एन यूज करेंगे हम कब, वोवल साउंड्स पे, वोल साउंड पे यूज करेंगे, तब जाकर के आपको पता लगेगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी होती है। देखो आप पहले वोवल साउंड देख लिए, वोवल साउंड आप हिंदी से निकालेंगे, वोवल साउंड किससे निकालेंगे, हिंदी से। ए की आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है, ठीक है, या ऊ की आवाज आ रही है, या इस वाले ऊ की आवाज आ रही है, या ई की आवाज आ रही है, या इस वाले ई की आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है, या ए की आवाज आ रही है ये वाले, या ओ की आवाज आ रही है, ठीक है, या ओ की आवाज ये वाली आ रही है, ठीक है ना। ये जो आवाज आएंगी आपकी, ठीक, इन आवाज में जब भी ये साउंड निकलेगी, या आप हिंदी भी लिख कर देखेंगे ना उस वर्ड की, तो ये अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड लेटर पहले दिख गया तो समझ जाएंगे आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या लगाना है आपको, ये वाला एन लगाना है। और इसके अलावा, ठीक है ना, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, रेस्ट ऑफ द लेटर के लिए आपको ए लगाना, ठीक है। अब यूरोपियन में लिख करके देख लो, अब इसका साउंड तो आपका देखो क्या है, लेटर तो इसका ई है लेकिन लिखा क्या जाएगा, यूरोपियन लिखा गया। अब यहां पर यू मैंने लिखवा रखा, ये वाला, ये यूरोपियन ये लिखा हुआ है या नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, ये तो इसमें आएगा, तो यहाँ पर आएगा अ यूरोपियन, ठीक है ना। यस्टरडे आई सा अ यूरोपियन राइडिंग ऑन एलिफेंट, ठीक है ना। आप देखेंगे इसका इसका देखेंगे एलिफेंट, ठीक है ना। क्या आ रहा है आपका साउंड, देखो ये वाला आ रहा है। आप सोच रहे होंगे ई, देखो ये ई से स्टार्ट है लेकिन इसका साउंड ई नहीं आया, साउंड इसका भी एलिफेंट ही आया, ए आया।
देखो, तो इसकी वजह से ये जितने भी कैटेगरी, इस वाली कैटेगरी में अगर आ गया, ये अगर आपको दिख गया हिंदी में लिखा हुआ, वहां पर हिंदी में लिख के देखना, आपको तभी पता लगेगा ये। ठीक है, आपने देख लिया, आप लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे यहाँ पर? एन। तो आपने लगा दिया एन, राइट। कौन सा ऑप्शन ठीक है? दिस वन। साइंटिफिकल इसको प्रूफ करके देखेंगे, कोई तुक्केबाजी नहीं। लेटर्स देख के बिल्कुल काम नहीं करना, साउंड देख के काम करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा टोटल लेटर कितने होते हैं, टोटल लेटर होते हैं, वोवल कितने होते हैं बेटा? वोवल होते हैं 5। ठीक है, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं बेटा 21। ठीक है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। वोवल साउंड कितनी होती है? वोवल साउंड होती है 20, और कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है? कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड होती है आपकी, कॉन्सोनेंट साउंड होती है आपकी 24। टोटल कितनी होगी? 44 साउंड होती है। और ये कितने होते हैं टोटल मिला के? 26। लेटर 26 होते हैं, साउंड 44 होती है। लेटर 26 होते हैं, ठीक है, 26 होते हैं, लेकिन साउंड कितनी होती है? साउंड होती है आपकी 44। ठीक है, याद रखना। तो साउंड बेस हम लगाते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, आप अगर आपने लेटर बेस लगा दिया, देख करके लेटर को चिपका दिया, तो आपको गलत होना ही होना है, इसीलिए पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, बेटा ये जो टीचर पकड़े आते हैं ना, इनको बीएससी एबीएस से पकड़ लेते हैं स्कूल में, बता मास्टर की वीडियो बना लेते हैं, बता इसमें यहाँ क्या लगेगा, वो बता नहीं पाते। कौन से वो टीचर होते हैं, वो यही टीचर होते हैं, तो ठीक से पढ़ के नहीं जाते, तुक्केबाजी में कभी लग गए, कुछ अपनी तिड़कम भिरा करके या कुछ करके, या मोटी रकम दे करके, तो उधर से सेट हो गए। ये उन लोगों के लिए। आप लोग तो अब 21st सेंचुरी के बच्चे हो, और यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा रहता है, और वैसे आप लोगों के पास में इतना सोर्सेज होता है चीज़ों को करने का, तो कभी मात मत खाना, अपने आप को परफेक्ट करके चलना हमेशा। ठीक है, चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी। ठीक है, अब इसके बारे में आपको कोई भी ये बता देगा, सर ये जो डिस्क्राइब वर्ड होता है ना, ये जो डिस्क्राइब वर्ड होता है सर, इसके बाद में प्रीपोजिशन नहीं आती। हाँ बिल्कुल, ये अबाउट क्या है, ये जो डिस्क्राइब है ये आपकी वर्ब है, इसके बाद में आप प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो ये तो अबाउट तो प्रीपोजिशन, इसको हटाना पड़ेगा। प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब ऑफ, ये भी प्रीपोजिशन आ गई इसके बाद में, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। डिस्क्राइब के बाद में इस बार टू आ गया, ये भी गलत हो गया। मगर मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों नहीं बताया कि डिस्क्राइब के बाद में प्रीपोजिशन क्यों नहीं आएगी। सबसे बड़ा रीजन यही था आपका। देखो हमारे पास में दो तरह की वर्ब होती है, तो एक तो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, एक तो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता, कोई प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना, तो यहाँ में डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट लेना था, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब के बाद में डायरेक्ट द स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट था, तो यही आपको समझना था। डिस्क्राइब एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। समझ में आ गया हो तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स, आ प्रिजनर वाज अक्यूज्ड मर्डर। ठीक है ना, अब भैया मुझे बताइए, जो एक्यूज होता है, एक्यूज का मतलब होता है गिल्टी, ठीक है, जिसको सजा मिली, जो अपराधी है। ठीक है, तो एक्यूज के साथ में अगर यहां पर आपको ऑब्जेक्ट दिख गया है, तो एक्यूज के साथ में ऑफ का यूज कर देंगे। ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ठीक है, मर्डर का क्या है, वो गिल्टी पाया गया है। ठीक है, चलिए फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। अब इनोसेंट का एंटोनिम कितना बढ़िया ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इनोसेंट का एंटोनिम क्या होगा? इनोसेंट तो बहुत शरीफ होता है, ठीक है, और उसके बाद में इसका जो एंटोनिम होगा, इग्नोरेंट तो होगा नहीं, ठीक है, क्लेवर भी नहीं होगा, चतुर, एक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि इनएक्टिव का होता है। ठीक है, क्लेवर, और क्या बचा आपका? गिल्टी बचा, यही इसका एंटोनिम है। ठीक है, गिल्टी क्या होता है? गिल्टी होता है जो इनोसेंट का जस्ट उल्टा होता है, जो नालायक होता है, जो बदतमीज होता है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 74, द सिनोनिम्स ऑफ सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये जो सिग्निफिकेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा।
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छा सिग्निफिकेंट, ये यहाँ पर आपने कैंट देखा, तो इनमें से कोई एक एफिसेंट, प्रोमिनेंट, ठीक है ना, सेंट, ये वाला सेंट लगा के आ जाते हैं। तो नहीं, ये जो सिग्निफिकेंट है इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है ना, यानी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, मैग्निफिसेंट का होता है भव्य, भव्य मतलब ग्रांड, तो ये तो नहीं है भाई साहब, ये तो नहीं है, ठीक है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रमुख, ठीक है ना, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। एफिशिएंट भी नहीं है, ठीक। चलिए, ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो बचा कौन आपका, इंपोर्टेंट। तो मैग्निफिसेंट सिग्निफिकेंट का कई बार आ जाता है पूछने के लिए इंपोर्टेंट, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है इसका, इसीलिए पूछते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। हालांकि ये हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें हम कंफ्यूज ही हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स एन, ठीक है ना, en लगा करके इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। तो बॉक्स का बॉक्सन नहीं होता, ठीक है। बॉक्स का क्या होता है, बॉक्सिस होता है। बॉक्स का क्या बन जाता है प्लूरल, ये तो बॉक्सिस बनता है, ठीक है, तो गलत हो गया। मैक्स का मैक्सिस बनता है, ठीक है, इसमें भी es लगा था, ये भी गलत हो गया, राइट। टैक्सन, टैक्सन अगर हम इसका तो मतलब ये टैक्सीज होता है, तो ये भी गलत होता है। तो ये ऑक्शन, ये बिल्कुल राइट है, ऑक्स का ऑक्शन ही बनता है प्लूरल, ठीक है। ऑक्स किसे बोलते हैं, बैल वगैरह वो कहते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज माइन, ठीक है। भैया पजेसिव प्रोनाउन पूछ लिया, ये जो ड्रेस है तुम्हारी है और वो जो ड्रेस है मेरी है। दिस ड्रेस इज योर तो हम बोल नहीं सकते, तो ये देखो, दिस ड्रेस इज आवर बुक, दिस ड्रेस इज आवर बुक, ये तो गलत हो गया। दिस ड्रेस इज योर्स, दिस ड्रेस इज योर, ये भी गलत। दिस ड्रेस इज योर बुक, ठीक है। तो ये क्या बचा, दिस ड्रेस इज योर्स, योर्स का मतलब क्या है, योर प्लस ड्रेस, ठीक है ना। दिस ड्रेस इज योर ड्रेस, ये तुम्हारी है ड्रेस। दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन, माइन मतलब माई ड्रेस, ये मेरी ड्रेस है। क्योंकि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है यहाँ पर माई, यहाँ पर इसका मतलब होता है माई प्लस नाउन। और ये नाउन कौन सा होता है, ये नाउन वही वाला नाउन होता है जिस नाउन का पहले जिक्र हो रहा था, और जिक्र इसका हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप ही सेंस बनाता है। यूज क्यों करते हैं इसका, हम यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या करना होता है, ये जो ड्रेस है, यहाँ पर हमने ड्रेस लिख दिया और इधर भी ड्रेस लिख दिया, तो क्या हुआ, नाउन का रिपीटेशन हो गया। और प्रोनाउन का बेसिकली वर्क क्या होता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकना। हर बार इसका जिद यही रहता है कि मैं नाउन के रिपीटेशन को रोकूंगा, ठीक है। तो यही काम ये कर रहा है, ठीक है। चलिए 77, चेंज इनटू पैसिव वॉइस ही, ठीक है ना, इनटू पैसिव वॉइस हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे बेटा, बताइए। ठीक, तो देखिए, दिस क्वेश्चन हैव आस्क्ड बाय गर्ल्स, ठीक है। ये जो हैव आ गया है, तो ये तो ऐसे कैसे आ गया, हैव आस्क्ड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हैज, हैव द गर्ल्स, तो हैव द गर्ल्स, ठीक है, आस्क दिस क्वेश्चन, तो दिस क्वेश्चन इधर आ जाएगा, द गर्ल्स उधर चला जाएगा, क्योंकि ये कौन आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये आपकी वर्ब हो गई, और ये कौन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको पता होगा जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, एक इधर चला जाता है, दूसरा उधर आ जाता है। जो सब्जेक्ट का जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस बार ये सब्जेक्ट बनेगा, और ये सेंटेंस लिखा हुआ आपका क्वेश्चन फॉर्म में, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। तो दिस क्वेश्चन क्या आपका, ये आपका सिंगुलर है, क्या है बेटा, ये सिंगुलर है। तो इसके पहले आपको हैज रखा हुआ मिलेगा। आपको पता होगा एक्टिव पैसिव वॉइस में हम कभी भी टेंस चेंज नहीं करते। तो देखो हैज किस किस के साथ में, हैज इसके साथ में, इसके साथ में, तो इसको तो ऐसे ही काट दो, उनकी तो शक्ल भी मत देखो भाई, ठीक है। तो अब देखो हैज दिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, हैज दिस क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था जब कभी भी आपको पैसिव वॉइस बनाना तो आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा,
क्या लगाना पड़ेगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म। आपको पता है हैज के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ बी लगेगा, बीन लगेगा, बीन लगेगा, तो हैज बीन आना चाहिए था। तो हैज के साथ में, हैज के साथ में यहाँ पर हैज के साथ में बीन लगा हुआ है, ये ठीक है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ, तो ये भी गलत हो गया, आपको यही ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इसको मैं थोड़ा सा अभी सिखाऊंगा, एक लॉन्ग वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ, 3-4 वीडियो लाऊंगा, 3-3 4-4 घंटे की, तो उसमें आप अपना क्लियर कर लेना चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये आपका छोटा सा एक पैसेज आ गया, इसको पढ़ लेते हैं भाई। यस्टरडे 2 ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर वर अवार्डेड ब्रेव हार्ट्स अवार्ड। द छोटा सी है, दे हैव exhibited a great spirit of selfness and the courage। ठीक, हर्ष a 12 years old boy, ठीक है ना, कितने साल का बच्चा है, 12 years का, जो हर्ष एक बच्चा उसको मिला है, ठीक है ना। सेव्ड अ लिटिल गर्ल फ्रॉम ड्रॉइंग इन द रिवर, ठीक है, उसने एक बच्ची, छोटी बच्ची बचाई है जो अपना नदी में डूब रही थी, उसको डूबते हुए उसने बचाया है, ठीक है। इन द रिवर दैट फ्लोज अलोंग हिज विलेज, ठीक है ना, जो गांव के पास से निकल के जा रही थी। एंड गरिमा जो दूसरी बच्ची है, गरिमा हैज बीन अवार्डेड फॉर हर प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसे उसका जो दिमाग का प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसका इंटेलेक्चुअल के लिए उन दोनों को अवार्डेड किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पूछ क्या रहे हैं। विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर, गंगापुर कैसा नाउन है, गंगापुर क्या बेटा, गंगापुर क्या है आपका, ये आपका नेम ऑफ विलेज है, नेम ऑफ विलेज, ठीक है ना। और जब किसी का कोई भी नाम होता है तो वो प्रॉपर होता है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, इसमें कोई देखने और समझने वाली बात नहीं थी। मेरा नाम क्या है, संजय, ठीक है ना, उसका नाम क्या है, राहुल। ये कौन सी कंट्री है, इंडिया। हम कौन से शहर में रहते हैं, दिल्ली में। तो बताइए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर नाउन है किसी भी जगह का प्रॉपर पर्टिकुलर नेम। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव, ब्रेव कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है, ध्यान रखना, ब्रेव हमेशा एडजेक्टिव होता है। किधर एडजेक्टिव, कैसे होता है, कैसे पता करेंगे एडजेक्टिव होता है। आप जब कभी भी ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच बचो, उसको सेंटेंस में एक बार अपने मन में बना के देख लो। ठीक है, जैसे ही हैज got he has got he has got a brave he has got a brave bouncer। उसका जो बाउंसर है जो कि नाउन है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, ब्रेव है। और जो कोई क्वालिटी बता रहा है वो एडजेक्टिव बता रहा है, ये इस नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, तो भैया ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटीरियल नाउन, इनमें से मटीरियल नाउन कौन सा है। 5 नाउन होते हैं आपके प्रॉपर कॉमन, देखो अभी इसी सेंटेंस में लगातार आपके 2 क्वेश्चन आ गए नाउन के। ठीक है, काउ कैसा नाउन है भाई आपका, काउ तो आपका कॉमन नाउन है। कैसे पता लगा सर कॉमन नाउन है, जिस भी नाउन के साथ में आप एस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं, काउस, वो आपका कॉमन होता है। एयर, ठीक है ना, तो एयर कैसा नाउन है आपका, एयर, तो एयर को हम और क्या बना सकते हैं, एयर्स भी बना सकते हैं, आपको पता है। ठीक है, एयर्स कैसे बना सकते हैं, आपको पता है एयर्स का मतलब क्या होता है। ठीक, एयर्स का मतलब, वैसे तो एयर को हम देख नहीं पाते, ये कैसा एयर कैसा नाउन है आपका, एयर्स इसका कब बनता है, एयर्स का मतलब होता है बिहेवियर, ये इसका मतलब ही कुछ और होता है। ठीक है ना, तो ये जो एयर है, जो हवा वाला जो एयर है, अगर उसकी बात करेंगे तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कैसा नाउन है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, चलिए क्लास, क्लास को हम प्लूरल बना सकते हैं, क्लासेस। ठीक है ना, 2 ही ऐसे नाउन है जिनको हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका काउ मतलब कॉमन नाउन होता है, एक होता है कलेक्टिव नाउन। ये आपका कैसा नाउन है, आपका कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, क्लासेस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कलेक्टिव, ये भी नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बच्चा कौन आपका गोल्ड। गोल्ड आपका, गोल्ड को गोल्ड्स नहीं बोल सकते, गोल्ड को गोल्ड्स बोलना है तो उसका मतलब ही कुछ और होता है, उसका मतलब होता है मेडल। तो लेकिन ये क्या है आपका, ये आपका मटेरियल है, क्योंकि ये आपका एक मेटल है। क्या आपका मेटल, इससे आप चीजें बना सकते हैं, इससे आप रिंग बना लो, इससे आप ईयरिंग बना लो, इससे आप नेकलेस बना लीजिए, इससे आप बैंगल्स बना लीजिए, वो बन जाएंगे आपके कॉमन नाउन। लेकिन ये आपको कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन, तो ऑप्शन बी सही था आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे नाउन पे बड़ा जोर देते हैं लोग, नाउन छोटी मोटी चीजों पे जोर देते हैं, बिकॉज क्या होता है कि हमें ना पढ़ाना यही होता है एक्चुअल में, तो इस तरह के बेस क्वेश्चन ही पूछते हैं। इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक ऐसा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है विच
कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है ना, विच कैन नॉट बी सीन एंड विच कैन नॉट बी टच एंड विच कैन, ठीक है ना, विच कैन नॉट बी, ठीक है, बस इतना रखिए, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है ना, विच डज नॉट हैव इट्स एग्जिस्टेंस और शेप एंड साइज, ठीक है ना, एक ऐसा नाउन जिसकी अपनी वास्तविकता ही ना हो, जिसकी अपनी शेप, अपना कोई साइज, आप उसको टच ना कर सके, उसको सीन ना कर सके, ऐसा नाउन जो सिर्फ बातों में होता है, सिर्फ डिस्कशन में होता है, सिर्फ भाव में होता है, सिर्फ इमोशंस में होता है, ऐसे नाउन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो वीमेन, वीमेन को तो हम देख भी सकते हैं, तो ये तो नहीं है भैया, क्योंकि वीमेन कैसा नाउन है, ये तो आपका कॉमन नाउन है, ये कैसा नाउन है बेटा आपका, ये तो आपका कॉमन नाउन है, तो ये तो है नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, बॉय भी नहीं हो सकता, बॉय भी आपका कॉमन नाउन है, तो बच्चा क्या, कनेक्शन, तो कनेक्शन आपका कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है भाई, राइट, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, एडवर्सिटी कैसा नाउन है भाई, एडवर्सिटी के लिए बिल्कुल सेम वही चीज फॉलो करेंगे हम, एडवर्सिटी भी आपका कैसा नाउन है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज इसमें एडवर्सिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बातों में डिस्कशन में ले सकते हैं, ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब होता है पिटी, दुखी, ठीक है, ठीक है, तो कॉमन नाउन नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी, ये कैसा नाउन है बेटा, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, इस नाउन को हम क्या नहीं कर सकते, इस नाउन को भी हम देख नहीं सकते, इस नाउन को भी हम टच नहीं कर सकते, इस नाउन को भी हम, इसकी ना आपको अपनी कोई शेप होती है ना साइज ना एग्जिस्टेंस, अगर मैं बोलूँ पैन, तो पैन तो आपका कॉमन नाउन हुआ ना, क्योंकि देखो इसकी एग्जिस्टेंस ये रही, अगर मैं बोलूँ टी शर्ट, तो टी शर्ट ये रही, दिखाई दे रही इसकी एग्जिस्टेंस, अगर बोलूँ संजय, तो संजय की एग्जिस्टेंस ये रही, आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे लव, लव की एग्जिस्टेंस है, दिखता नहीं, ये सिर्फ इमोशंस में, बातों में होता है, आपके आइडियाज में होता है, इसके अलावा नहीं होता है, तो ऐसे ही नाउन को हम बोलते हैं बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83, विच पार्ट ऑफ स्पीच हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड, ठीक है, कितना बढ़िया सेंटेंस है ये, ठीक है, इनमें से जो वर्किंग हार्ड है, जो हार्ड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना आपको, इसका कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, अब देखो सेंटेंस देखो, अगर मैं बोलूं ही इज हार्ड, ठीक है ना, एक बोला मैंने ही इज वर्किंग हार्ड, ठीक है ना, एक मैंने बोला ही हैज हार्ड, ही हैज हार्ड नेचर, ठीक है ना। अब भाई साहब आपको मैं बता दूं, ये जो वर्ड होते हैं ना, इन वर्ड्स को सेंटेंस में जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, सेंटेंस से ही पता लगता है कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि एक वर्ड कई तरह से यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, एडजेक्टिव की तरह भी, एडवर्ब की तरह भी, बता देता हूं मैं, देखो ये क्या है आपकी लिंकिंग वर्ब, क्या है आपकी लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा दो ही वर्ड आते हैं, या तो नाउन आता है और यह आपका एडजेक्टिव आता है, ठीक है ना, तो ये किसी तरह का नाउन तो है नहीं, ये आपका हार्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना, ये कह रहा है ही इज वर्किंग, तो ये जो इज आपकी वर्ब है, उसके बाद में वर्किंग आ रहा है, वर्किंग आपका क्या है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है ना, मेन वर्ब को डिस्क्राइब, बताइए यहाँ पर ही इज हार्ड, यहाँ पर कौन है हार्ड, यहाँ पर ही हार्ड है, यानी ही थोड़ा सा टफ नेचर का बंदा है, ही इज हार्ड, यहाँ पर ही हार्ड है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट को हार्ड बोला जा रहा है, तो यहाँ पर नीचे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट को हार्ड नहीं बोला जा रहा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह वर्किंग हार्ड है, यानी जो एक्शन है उस एक्शन को हार्ड तरीके से कर रहा है, यहाँ पर ही हार्ड नहीं है, यहाँ वर्किंग हार्ड है, अब वर्किंग, वर्किंग क्या है, मेन वर्ब, जब मेन वर्ब को क्वालिफाई करता है कोई वर्ड, तो यहाँ पर ये बोल रहा ना, यहाँ पे ही हार्ड नहीं है, इज भी हार्ड नहीं है, यहाँ वर्किंग हार्ड है, इस वर्किंग को हार्डली कर रहा है, ठीक है ना, तो जब आप मेन वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उसी को बोलते हैं हम एडवर्ब, ठीक है ना, जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो एडवर्ब, ठीक है, तो ये आपका क्या है यहाँ पर एडवर्ब है, यहाँ पर बोलेंगे ना ही हैज हार्ड नेचर, नेचर कौन है, नाउन, और नाउन से पहले कौन आता है बेटा, नाउन के लिए एडजेक्टिव आती है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव था, समझना होगा आपको कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, किस रेफरेंस में बात कर रहा है, और सेंटेंस के अंदर ये क्या काम कर रहा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइम द रिटर्न थिंग्स, वो आपको आइडिया
नहीं लगाना, वो आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है, एक एक वर्ड को जांच करके तब बताना कि ये है, अदरवाइज फिर मजा नहीं आता बेटा। फिर ऐसा लगता है कि हम एक टीचर को सिलेक्ट नहीं कर रहे, हम एक तुक्केबाज को सिलेक्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजंक्शन, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है, जो कौन सा सेंटेंस है जिसमें कंजंक्शन का यूज हुआ है, ठीक है। सी सब्जेक्ट, वर्ब, ओफुली बिजी, ठीक है ना। तो ओफुली जहां पर डबल एल वाई लग जाए ये तो एडवर्ब होती है, एडवर्ब। ये क्या हुआ आपका एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो एडजेक्टिव, तो इनमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं जो कंजंक्शन है, नहीं है। तो आई सब्जेक्ट, एम आपका वर्ब, ठीक है ना, नोबडी, ठीक है ना, ये आपका प्रोनाउन हुआ, फोर आपका प्रीपोजिशन हुआ, ये आपका प्रोनाउन हो गया। तो इसमें भी कुछ नहीं है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। सी इज पुअर, ठीक है ना, सी आपका सब्जेक्ट, इज आपका लिंकिंग वर्ब, पुअर आपका एडजेक्टिव हुआ, बट आपका सी इज, ठीक है ना, इसके बाद बट लिखा हुआ, ये आपका कंजंक्शन हुआ, ठीक है। देखो आपको पता है बट आपका क्या होता है, बट आपका प्रीपोजिशन भी होता है, मगर इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर इस वाले एक पूरी क्लोज को इस क्लोज के साथ में जोड़ा। अब दो क्लोज इसने जोड़ दिया तो डेफिनेटली कंजंक्शन ही है, क्योंकि प्रीपोजिशन क्लोजेज नहीं जोड़ता, तो वो वर्ड्स को कनेक्ट करता है मात्र, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला ज्ञान है कि ये है, ये है, तो ही आप काम कर पाएंगे बेटा ऐसे सेंटेंसेस को, नहीं तो छोड़ करके आएंगे आप, या तुक्का मार के तो खैर आओगे क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट बेटा तुक्के क्या फायदा, जब आप 10 दिन की पढ़ाई से सारा कुछ कर सकते हैं तो तुक्के की जरूरत ही कहाँ आपको। और मेरे जैसे टीचर के साथ अगर आपको तुक्का मारना पड़ रहा तो कोई बेनिफिट नहीं है फिर मेरा, ठीक है। मैं क्योंकि मेरा जो कंटेंट होता है हल्का फुल्का नहीं होता, मैं यूट्यूब पे व्यूज बटेरने के लिए काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ मेरा कंटेंट अगर किसी ने आराम से देख लिया, मेरी शुरुआत बेकार हो सकती है लेकिन मेरा एंड बहुत जबरदस्त होता है, बिकॉज मैं जो पढ़ाता हूँ वो शायद ही आपको कोई दिखाई दे जाए ऐसा, ठीक है। पॉइंट ऑफ द सेंटेंस विच इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सीधी सी बात है, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात आ जाए तो आप देखेंगे हैज या हैव, और उसके साथ में थर्ड फॉर्म किधर लिखी हुई है। थर्ड फॉर्म आपका क्या हो सकता है, बीन भी हो सकता है, या नॉर्मल फॉर्म भी हो सकता है, नॉर्मल थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो आई शैल गो के, ठीक है ना, तो शैल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये तो हट गया। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये भी हट गया। योर सिस्टर विजिटेड थी तो सेकंड फॉर्म है, ये भी हट गया, ठीक। आई हैव के बाद कौन सी वो फिनिश्ड, तो हैव के बाद में थर्ड फॉर्म होगी, तो हैव के बाद में थर्ड फॉर्म होगी, यही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है इस बार, ठीक है भाई। हाँ बेटा मैं बातें नहीं करता, बस बातें करना मुझे लगता है पाप है, और यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए बातें करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सुना है मैंने कि बहुत बड़ा बकलोल होना बहुत जरूरी है यूट्यूब पर, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, बिकॉज जिनके पास कंटेंट के अंदर बहुत दम होता है उनको जरूरत नहीं पड़ती बातें करने की, बातें करने की जरूरत उनको पड़ती है जो उनको स्टूडेंट्स को साथ के साथ कनेक्ट करना होता है। और मैं सच में स्टूडेंट्स को कनेक्ट करता हूँ जो क्रेजी है अपने एग्जाम को निकालने के लिए, उन बच्चों की मुझे जरूरत ही नहीं है जो बस ऐसी स्क्रॉलिंग करने आते हैं, रील को देखते रहते हैं इधर से उधर, मजे ना, मजे मुझे ना तो लेने आते ना मैं दिला सकता। हाँ मैं जॉब दिला सकता हूँ, फिर मजे आप खुद ले लेना, आप डिसाइड कर लेना। जब 80,000 रुपये महीना आपके 30 तारीख को अकाउंट में एकदम से घंटी बोलेगी 80,000 इज क्रेडिट टू इन योर अकाउंट, वो आता असली मजा। इसमें क्या मजा है कि रील स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो, फिर 15,000 रुपये की जॉब ढूंढ रहे हो, ये तो जिंदगी झंड हो जाएगी बेटा, फिर कोई फायदा नहीं। 15,000 की जॉब तो सबको मिल जाए, देखो जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही उसके लिए प्राइवेट जॉब तो है ही, सब प्राइवेट जॉब कर दिया है। इंडिया में 98% लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, क्योंकि आपको पता है 2% ओनली गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। तो प्राइवेट तो सबको मिल ही जानी है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी दम लगा दो जिसमें आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। गवर्नमेंट जॉब के इतने बेनिफिट होती है, इतने बेनिफिट होते हैं, सोसाइटी के अंदर सबसे पहले रेस्पेक्ट, घर में आपके साथ में अलग ट्रीटमेंट, जो दूसरे लोगों के साथ में जिस तरह से बिहेव होता है हो सकता है आपके साथ बिल्कुल अलग हो, ठीक है। इसके अलावा सोसाइटी में तो रिस्पेक्ट मिलती है, जब फ्रेंड्स के बीच में बैठोगे तो वहाँ भी एक इमेज क्रिएट होती है, जब अपनी गली में आप चलोगे तो वहाँ आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन एक सामने वाले के दिमाग में एक इमेज बन जाती है, गवर्नमेंट जॉब है इसकी, ठीक है। फिर इसके अलावा जब शादी की बात होती है तो शादी की बात अपने आप ही ठीक लेवल से स्टार्ट होती है, शादी की बात अपने आप ही ठीक लेवल से स्टार्ट होती है। जो देखने आ रहा होता है, जिससे शादी के रिश्ते हो रहे होते हैं, जो बात हो रही होती है, उनके दिमाग में एक इमेज होती है, पिक्चर होती है, इतने लाख, ठीक है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल जो चल रहा है सोसाइटी में, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी हर स्टेज पे आपको सम्मान मिलता है, ठीक है। और अगर आपके पास में प्राइवेट जॉब है तो आपको हो सकता है हर स्टेज पे आपको अपमान झेलना पड़े, ठीक है। यही सारी चीजें अप्लाई करके देखो, अब गली में निकल लो कोई ध्यान नहीं देगा,
दोस्तों में बैठ रहे हैं, आपको नॉर्मल समझा जाएगा, ठीक है। हो सकता है नॉर्मल से भी कम समझ ले, ठीक है। आप घर में हैं, घर में भी आपको कोई तवज्जो नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, जिंदा है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, ठीक है। शादी की बात हो रही, ठीक है, देख लेंगे, कोई मिल जाएगा। आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, आपको दूसरे की मर्जी थोपी जाएगी उस समय, ठीक है। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस स्पेल्ड वर्ड, इनमें से मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ठीक है ना, कौन सा है, कौन सा वर्ड इसमें से मिस स्पेल्ड है, ठीक, ये तो ठीक है, ये भी सही है, डर्मेटिस भी ठीक है, तो ये डेरोगेटरी, डेरोगेटरी, डेरो, ये होना चाहिए था स्पेलिंग इसका, ये इसमें डेरोगेटरी, तो ये आपको लगाना, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है बेटा, तो यही सही है, ऑप्शन सही, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 87, अब हमारे 4 क्वेश्चन है ये मात्र, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब, अभी ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता रहा था मैं। ट्रांजिटिव वर्ब की अपनी खास बात ये होती है, जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब ये कहता है कि अपने बाद मैं अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लूंगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, सिर्फ इसका एक ही तोड़ होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसके अलावा आप कुछ नहीं लगा सकते, आपका मन चलेगा ही नहीं, ये ट्रांजिटिव वर्ब की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में यहीं पे इंट्रांजिटिव वर्ब भी देख लो, क्योंकि ये पूछे जाएंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आप या तो प्रीपोजिशन लगा करके कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे, या इसकी जगह पर कोई एडवर्ब लिख देंगे, नॉर्मल एडवर्ब, हालांकि ये भी एडवर्ब का काम ही करता है, ऊपर वाला भी प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी, लेकिन आपको समझाने के लिए, सी वॉक्स, वॉक्स आपका वर्ब है, और वर्ब के बाद में क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, तो मैंने बोला कि ट्रांजिटिव वर्ब जो वर्ब होती है उसके बाद में प्रीपोजिशन नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये तो आपका कट गया, क्योंकि ये कैसी वर्ब है, ये तो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। ही इज रनिंग, रनिंग आपका क्या, रनिंग आपका ये आपका वर्ब है, बट इसके बाद में वेरी फास्ट आ गया, ये तो एडवर्ब आ गया, तो मैंने बोला कि भैया इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है, एडवर्ब आता है या प्रीपोजिशन आता है, तो ये भी नहीं है, तो रनिंग भी कैसी वर्ब है, ये भी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये भी कट गया। शी राइट्स वेल, ठीक है ना, यहाँ राइट्स के बाद में ऑब्जेक्ट आना था जो कि नहीं आया, तो ये भी कट गया, हालांकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, तो इसको नहीं माना जा रहा एज पर द ऑप्शंस गिवन, ठीक है। तो आई किल्ड, किल्ड आपका क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद में लिखा हुआ है आई स्नेक, स्नेक आपका क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट मारा किसको है, स्नेक को मारा, तो यही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये ऑप्शन ठीक था आपका, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन क्यों ठीक नहीं हुआ, क्योंकि हमने राइट्स के बाद में एडवर्ब लिख दिया, वेल, एडवर्ब लिख दिया, ये इसलिए इसको हमने ठीक नहीं माना, बस इतना सही रीजन है, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, मेरे टीचिंग का आप इंजॉय करते होंगे, बिकॉज हाईली कंटेंट रिटर्न आइटम्स होते हैं, मैं बिलीव नहीं करता विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव, बताइए इस नेगेटिव सेंटेंस को बताने में किसकी जान निकल रही है, क्या ऐसा कोई बच्चा होगा पूरे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बना पाएगा, आई कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, ये तो पॉजिटिव नहीं होगा, यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम, ठीक है, यू कैन डू ऑल दिस इन नो टाइम, ठीक है, ये आपका नेगेटिव नहीं है बेटा, यहाँ पर ये इसके बाद दिखता ना, यहाँ पर इस मेन मेन सेंटेंस, ठीक है, यहाँ ये, तो ये भी नहीं है। ही डज नॉट, ये रहा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये जो नॉट होता है ये एडवर्ब होता है, ठीक है ना, ये आपकी कौन सी वर्ड होती है, नेगेटिव एडवर्ब होती है, नेगेटिव एडवर्ब, तो यही ऑप्शन सही है, तो ये भी कट गया, दे आर वेरी जेंटल पीपल, ठीक है। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, अच्छा टोटल कितने सेंटेंस होते हैं हमारे पास में, 5 होते हैं ना, 5 सेंटेंस होते हैं, 5 कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है वो होता है आपका असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव, या इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट वाले सेंटेंस, ठीक है। दूसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव,
ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसमें हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और तीसरा होता है आपका, इसमें तीसरा क्या होता है आपका भाई, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव इसमें हम क्या करते हैं, कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कमांड ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। फोर्थ होता है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्टेटिव में विश करते हैं किसी के लिए, या प्रे करते हैं किसी के लिए, या किसी को बद्दुआ देते हैं, कर्ज करते हैं, ठीक है ना। और पांचवा होता है बेटा, पांचवा होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। इसमें हम क्या करते हैं, सडन फीलिंग्स और एक्शन, सडन फीलिंग्स और सडन एक्शन की बात होती है, ठीक है। तो अब इसका जो मार्क होता है एक्सक्लेमेशन का, इसका मार्क होता है ऐसे करके ये लगाना, ठीक है। अब बताइए इनमें से किसके साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी इसमें से कौन सा है, ठीक है। चलिए इसमें उन्होंने ऐसे नहीं किया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज अ मैन, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट, इन्होंने सबके साथ ये लगा रखा, जबकि यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये ऑप्शन नहीं होता। विच इज योर फेवरेट बुक, ये भी नहीं है, क्योंकि इसने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाइज करंटली नोज नो बाउंड्स, देखिए ये इसने असर्टिव सेंटेंस पूछा हुआ है, ये भी नहीं है। तो बचा व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, क्या कमाल का काम है, तो ये है। एक्सक्लेमेशन जब आए ना, व्हाट अ ड्रेस, ठीक है ना, ठीक है ना, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, इस तरह के हम अमेज वाले सेंटेंस बोलते हैं, सडन वाले सेंटेंस बोलते हैं, तब यूज करते हैं उसका एक्सक्लेमेटरी को। तो ये ऑप्शन ए ठीक रहेगा इसमें, ठीक है बेटा, ये इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए लास्ट सेंटेंस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका मतलब होता है आखिरी हो सकता है, लास्ट हो सकता है, लेकिन कमजोर मत समझना, लास्ट है लेकिन कमजोर नहीं है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है ना। पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास में तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो होते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस ये इन टर्म्स ऑफ उसमें बता रहा हूं, कभी बोले सर अभी तो आपने पांच तरह के सेंटेंस बताए, ये थ्री सेंटेंसेस इन टर्म्स ऑफ क्या बता रहा हूं, कंजंक्शन, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे पास में कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। और तीसरे होते हैं आपके इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक मिक्स भी होते हैं बट इसको छोड़िए, कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड के बाद में आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ, कॉम्प्लेक्स के बाद में मिलेगा आपको सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना, फैन बॉय, FNBOYS, एफ मतलब फोर दिख जाए, ए मतलब एंड दिख जाए, नोर दिख जाए, बी मतलब बट दिख जाए, ठीक है ना, ओ मतलब और दिख जाए, ओ ओ मतलब और दिख जाए, वाई मतलब यट दिख जाए, सो मतलब सो दिख जाए, ये वर्ड दिख जाए तो वही आपका क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है। तो देखो किसी में दे आर वेरी वाइज पीपल, ये भी नहीं है, यू नो मी वेल नहीं है, सी डज नॉट ये भी नहीं है, वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज अ रेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये सेंटेंस हो गया आपका, ठीक। तो बताइए, नोज मी वेल, ठीक है, दे आर कॉम्प्लेक्स, अच्छा हमें तो कॉम्प्लेक्स बताना ना बेटा, कंपाउंड थोड़ी बताना, कॉम्प्लेक्स बताना, तो कॉम्प्लेक्स बताना, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका ये रहा, क्योंकि मैं यही तो कह रहा हूँ ना, इसमें ना तो और लिखा हुआ, ना नोर लिखा हुआ, ना एंड, ना कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, ये जो वन हु, ये जो हु डज नॉट लव वंस कंट्री, ठीक है, ये तो आपका एक ये होगी आपकी एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, और एडजेक्टिव क्लोज जब भी मिलेगी सबऑर्डिनेट, इससे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलेगी। ये इस किसके लगा हुआ है, वन के लगा हुआ है, यही ऑप्शन सही है आपका। ये इसमें सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, इन 30 क्वेश्चंस के अंदर सबसे शानदार क्वेश्चन यही था। तभी तो मैं कह रहा था कि दैट कैन बी लास्ट बट नॉट लीस्ट,
ठीक है ना, लास्ट हो सकता है बट लीस्ट, यानी कि इतना कमजोर नहीं हो सकता। इन 30 क्वेश्चंस में सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ही यही था आपका। ठीक है, चलिए बढ़िया से तैयारी करिए। मैं 3-4 वीडियो लेकर आ रहा हूँ 3-3 4-4 घंटे की, जिसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं और जो बहुत आसान भी होते हैं, जिनको हम कर भी सकते हैं और सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से कर नहीं पा रहे, मैं उन सब चीज़ों को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड गुड नाइट।